हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 11 जीव विज्ञान पढ़ रहे थे और अभी तक हम 6 भाग पढ़ चुके थे। आज हमको 7वां भाग पढ़ना था। 7वां भाग यानी कि वर्गीकी पदानुक्रम टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। वास्तविकता में टैक्सोनॉमिक हायरार्ची यानी कि वर्गीय पदानुक्रम के पढ़ने से पहले हमने वर्गीकी या वर्गीकरण को पढ़ लिया है। यहाँ पर इस बात को देखिए, जो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची है यानी कि जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण कभी भी एकल पद में नहीं किया जाता है। किसी भी जीव का वर्गीकरण एकल पद में नहीं किया जाता, या ऐसा कहें कि एक ही लाइन में नहीं व्यक्त किया जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि इसके वर्गीकरण के लिए अनेक छोटे छोटे पदों को बनाया जाएगा। वही छोटे छोटे पद जो होते हैं वो वर्गीकी संवर्ग कहलाते हैं। अब इस प्रकार से देखिए, अगर हम कहें तो यहां पर बनता है कि वर्गीकरण विज्ञान में यानी कि वर्गीकरण में ही, ठीक है ना, जो एकल पद में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। किसको नहीं किया जाता है? जीवों को। जीवों को एकल पद में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, और उसके लिए देखिए सूक्ष्म पद लिखे जाते हैं। कई सारे छोटे छोटे पद लिखे जाते हैं, और इन्हीं पदों को ही क्या कहते हैं? वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। इन्हीं छोटे छोटे पदों को हम वर्गीकी संवर्ग कहते हैं, और सभी वर्गीकी संवर्ग मिल करके क्या बनाते हैं? वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। यानी कि जो सभी के सभी वर्गीकी संवर्ग हैं, जो छोटे छोटे पद हैं, वही मिल करके क्या बनाते हैं? वर्गीकी संवर्ग बनाते हैं। वास्तविकता में देखिए, जो वर्गीकी पदानुक्रम है उसका जो प्रत्येक वर्ग है या प्रत्येक संवर्ग है वो वर्गक यानी कि टैक्सॉन कहलाता है। याद रखिएगा, जो वर्गीकी पदानुक्रम का प्रत्येक संवर्ग, जो उसमें छोटे छोटे पद है, वो सभी पद टैक्सॉन कहलाते हैं, वर्गक कहलाते हैं। अब देख लेते हैं कि वर्गीकी पदानुक्रम में आती क्या क्या चीजें हैं। वास्तविकता में अगर हम पदानुक्रम की बात करें, जैसे हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले किसी भी पादप या जंतु का वर्गीकरण करने में हमको वर्गीकी संवर्ग लिखना पड़ेगा, और वर्गीकी संवर्ग में उसके वर्गकों को लाइन से लिखना पड़ेगा। और क्रमशः लिखते वक्त एक बात ध्यान देते हैं कि जो वर्गक लिखे जाते हैं, जो टैक्सॉन लिखे जाते हैं, वो क्रमबद्धता में नीचे की तरफ तो लिखे जाते हैं, लेकिन थोड़ा पीछे लिखे जाते हैं और तिरछे लिखे जाते हैं। तिरछे लिखे जाने का, अब तिरछे लिखे जाते हैं तो देखिए, यहाँ पे पहला पद जो है यानी कि जो पहला वर्गक है उसे हम जगत कहते हैं। जगत को इंग्लिश में किंगडम कहा जाता है। अब देखिए, ये तिरछा लिखा जाता है, यानी कि अगर हम एक एक अक्षरों को छोड़ करके लिखेंगे तो ये तिरछा बनेगा। यहाँ भी वही काम किया गया है, एक एक अक्षर को छोड़ करके लिखा जाता है, और इसीलिए ये तिरछा हो जाता है। अब यहाँ देखिए, जो दूसरा वर्गक है उसे हम संघ यानी कि प्रभाग कहते हैं। जंतुओं में हम संघ कहते हैं, किंतु पादपों में हम इसी को प्रभाग कहते हैं। इंग्लिश में संघ को फाइलम कहते हैं तथा प्रभाग को डिवीजन कहते हैं। आगे देखिए, जो वर्ग है, आगे अगला जो वर्गक है वो वर्ग है, और वर्ग को इंग्लिश में क्लास कहा जाता है। इसी प्रकार से आगे चल के जो अगला वर्ग बनेगा, वो वर्गक बनेगा, वो गण है यानी कि ऑर्डर है। ऑर्डर के बाद हमको कुलों को लिखना है, यानी कि फैमिली को लिखना है। फैमिली के बाद वंश को लिखना है और जाति को लिखना है। वंश को लिखना है और जाति को लिखना है। अभी तक हम सिर्फ इतना ही जानते थे कि वर्गीकरण में यानी कि द्वि नामकरण पद्धति में हम क्या करते थे? जीवों में वंश और जाति का नाम ही लिखा करते थे। लेकिन जीवों का जो वर्गीकरण होता है उसमें कई सारे वर्गक यानी कि कई सारे टैक्सॉन्स होते हैं। जीवों के नामकरण में यानी कि जीवों के नामकरण के पश्चात जीवों के वर्गीकरण में जो में कई सारे वर्गक होते हैं, यानी कि उनका वर्गीकरण कई सारे छोटे छोटे श्रेणियों में विभाजित होता है। तो ये हुआ वर्गीकी पदानुक्रम, और आगे चल करके हम इसी में कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता में हम ये देख पा रहे होंगे कि सभी के सभी जो संवर्ग होते हैं हमेशा उच्चतम से निम्नतम क्रम की ओर विभक्त होते हैं। यहाँ पे इस बात को समझिए, सभी को यानी कि सभी संवर्ग किसी ना किसी लक्षण के आधार पर एक दूसरे से अलग किए जाते हैं।
यानी कि पादपों के कुछ लक्षण को देखा जाएगा तो इसमें एंजियोस्पर्म में रखा जाएगा, या अन्यथा इसे किसी अन्य संघ या प्रभाग में रखा जाता है, यानी कि प्रभाग में रखा जाता है। ठीक है, अब प्रभाग में रखा जाएगा, इसका मतलब एंजियोस्पर्म के अलावा और भी प्रभाग हैं। और इसी प्रकार से इसका अर्थ हुआ जो उच्चतम से निम्नतम की ओर संवर्ग है, इनमें कुछ ना कुछ लक्षणों में समानता प्रकट करते हैं। वास्तव में यह संवर्ग अगर जातियों में कई सारे लक्षण समान होते हैं, अगर किसी एक जाति में कई सारे लक्षण समान होते हैं तो वो वंश बन जाती है। अगर कई सारे वंश में लक्षण समान होते हैं तो वो कुल बन जाता है, और कई सारे कुलों में जब लक्षणों की समानता पाई जाती है तो वो गण बन जाता है। और इसी तरीके से जब गणों में कई सारी समानताएं पाई जाती हैं तो वो वर्ग बन जाता है। और आगे चल करके इसी प्रकार से समानताओं के आधार पर ही इस संवर्ग को विभाजित किया गया है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में सरसों, सूरजमुखी तथा मानव लिया गया है और इनको वर्ग की पदानुक्रम में विभाजित किया गया है। वास्तविकता में अगर देखते हैं तो जगत की बात करते हैं तो संवर्ग यानी जगत, सरसों का जगत पादप है और सूरजमुखी का भी जगत पादप है, किंतु मानव का जगत जो है वो जंतु जगत से बिलोंग करता है। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें प्रभाग की तो जो सरसों है वो एंजियोस्पर्मी है और जो सूरजमुखी है वो भी एंजियोस्पर्मी है, किंतु मानव में प्रभाग ना देख करके संघ देखा जाएगा और मानव कार्डेटा संघ का प्राणी है। वास्तविकता में मानव कार्डेटा है, इसके अलावा कार्डेटा के अलावा एक नॉन कार्डेटा भी है जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। अब यहां पर देखेंगे हम, अगला देखिए जो वर्ग है, ठीक है ना, वर्ग, सरसों का वर्ग डाइकोटिलिडन है और जो सूरजमुखी का वर्ग है वो डाइकोटिलिडन है और मानव का वर्ग है वो मैमेलिया है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं गण में। ठीक है, गण में पेराइटेलिस और इसमें एस्टिरेलिज और यहाँ पर प्राइमेट्स, याद रखिएगा। आगे चलते हैं कुल में देखिए ये ब्रैसिकेसी कुल का है और यहाँ पे सूरजमुखी एस्टरेसी कुल का है, लेकिन मानव होमिनिडी कुल का है। आगे देखिए जो वंश है, जो सरसों है वो ब्रैसिका वंश का है और ऐसे ही जो सूरजमुखी है वो हेलियंथस वंश का है और जो मानव है वो होमो वंश का है। किंतु अंतिम संवर्ग को देखते हैं, जो जाति है, तो सरसों की एक जाति पाई जाती है कैम्पेस्ट्रिस। इसके अलावा सरसों की कई सारी जातियां पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ सरसों की एक जाति की बात की जा रही है, सरसों के कैम्पेस्ट्रिस जाति की। वैसे ही सूरजमुखी है, सूरजमुखी के यहाँ पर एनुस प्रजाति की बात की जा रही है और मानव में सेपियंस की बात की जा रही है। इस प्रकार हम जानते हैं कि जो वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं उसमें वंश और जाति को ही लिखा जाता है, तो वंश और जाति का अगर हम नाम मिला देंगे तो ये वैज्ञानिक नामकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है, सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम हेलियंथस एनुस होता है तथा मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। वास्तविकता में हम दोनों नामकरण करने के बाद, यानी वंश और जाति का नामकरण करने के बाद दोनों पर ही अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। ये हमें दो नामकरण पत्र से प्राप्त होता है। तो इसी पर हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे।